आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में। आशा करता हूं कि आप बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने कार्य निष्पादन के साथ ही साथ आने वाले प्रमोशन एग्जाम या व्यावसायिक बैंकिंग जीवन में जो जरूरी चीज़ें हैं उसको सीख रहे होंगे और अपने चरित्र निर्माण में और जिस उद्देश्य को लेकर आपका इस धरती पर अवतरण हुआ है उसको सार्थक साबित करने के लिए साहस, आत्मविश्वास और ज्ञान कौशल बटोर रहे होंगे, हासिल कर रहे होंगे और उसका कार्य निष्पादन भी कार्य क्षेत्र में कर रहे होंगे। आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। तो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, जिसको शॉर्टकट में LEI बोलते हैं, इस पर जानकारी हम लोग आज के सेशन में प्राप्त करेंगे। तो प्रमोशन के दृष्टिकोण से जब भी कोई बैंकिंग में नए परिवर्तन होते हैं या RBI के द्वारा कोई चीज़ इम्प्लीमेंट की जाती है तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। बहुत सारे साथी जुड़ चुके हैं, उनका अभिनंदन है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो बैंकिंग व्यावसायिक जीवन में इतनी सारी चीज़ें हैं कि रिटायर भी हो जाएंगे तो पूरी चीज़ें सीख नहीं पाएंगे। एप्रिशिएबल वर्क तो इसलिए है क्योंकि आप लोग डेली इतना काम करने के बाद भी सीखने के लिए यहाँ आते हैं, रात को थोड़ा थोड़ी चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यही ही मेन जो है आपका उद्देश्य होना चाहिए कि 24 घंटे में हम हमारा आधा घंटा या 1 घंटा ऐसी कुछ चीज़ों में सीखने के लिए गुजरना चाहिए जिसका उपयोग आप अपने कार्य क्षेत्र में या अपने जो जिस रोल को मिला है आपको उसको सही साबित करने में उपयोग कर सकें। तो आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम लोग सीखेंगे लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। तो चलिए आपको मैं लिए चलता हूँ। सबसे पहले जानते हैं कि लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। व्हाट इज लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर एंड व्हाट इज इट्स पर्पस। ये लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। The legal entity identifier is a 20-character alphanumerical code used to uniquely identify parties to financial transaction worldwide। जो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर है, जहाँ देखिए लीगल मतलब वैधानिक, वैध, एंटिटी मतलब इकाई, जो नेचुरल पर्सन होता है उसको इंडिविजुअल कहते हैं, जो आर्टिफिशियल पर्सन होता है उसको एंटिटी कहते हैं। फॉर्म हो गया, सोसाइटी हो गया, ये आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं, इनको एंटिटी कहते हैं। और जो नेचुरल है इंडिविजुअल होते हैं, जिनका जन्म होता है, जिनकी मृत्यु होती है। और जो इकाई होते हैं इनका जो है जन्म मृत्यु नहीं होता है। तो यहाँ पर उनके लिए एक पहचानकर्ता कोड है। ये पहचानकर्ता कोड है 20 डिजिट का। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कुछ इम्प्लीमेंटेशन किया गया कि जो भी कंपनी विदेशों में वर्ल्ड वाइड कुछ लिमिट से अधिक की राशि के लेन देन अगर करते हैं तो उनको एक वैध वैध एंटिटी आइडेंटिफायर लेना ही होगा, जिसको लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर कहते हैं, या हिंदी में बोलेंगे तो वैधानिक इकाई पहचानकर्ता। तो ये जो लेन देन है वो क्या लिमिट होगा और किनको जो है डाटा रखना होगा, इसके लिए ये LEI को है मैंडेटरी किया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने जो फेमा गाइडलाइन है, जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के तहत ये प्रावधान किया है, विदेशी विनिमय प्रबंधन कानून 1999 के तहत, कि अगर कोई भी कंपनी या कोई भी एंटिटी अगर बैंकों से 50 करोड़ या उससे अधिक की राशि का लेन देन करता है तो 1 अक्टूबर 2022 से उसको LEI नंबर लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। ये जो भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय प्रणाली में एक अनुपालन के लिए, साथ ही ऊंचे मूल्य के जो लेन देन होते हैं उसमें शामिल पक्षों की जानकारी, डाटा जो की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए ये व्यवस्था शुरू करी। और 1 अक्टूबर 2022 से पहले जो 50 करोड़ से अधिक के विदेशी लेन देन थे, उन जो 50 करोड़ किए थे उनको भी आइडेंटिफाई किया और उनको कहा गया कि 1 अक्टूबर 2022 से आपको LEI नंबर लेना मैंडेटरी है। तो आप सभी साथी समझ चुके होंगे हिंदी में, क्योंकि इंग्लिश में भी आपके सामने स्क्रीन पर है
कि द लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इज ए 20 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिकल कोड यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई पार्टीज टू द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वर्ल्ड वाइड। तो ये लीगल, जिसको वैध इकाई पहचान करता एक 20 अंकों का एक अल्फा न्यूमेरिकल कोड है, जो भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के माध्यम से जारी किया जाता है। और ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं कुछ सीमा से अधिक, जो कि मैंने बता दिया 50 करोड़ से ऊपर, तो उनके लिए मैंडेटरी है कि ये LEI नंबर उनके पास होना चाहिए। इट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल डाटा रिपोर्टिंग सिस्टम फॉर द बेटर रिस्क मैनेजमेंट। तो इसका उद्देश्य भी बता दिया कि जो फाइनेंशियल डाटा के सेटलमेंट और एक्यूरेसी में जो रिस्क होता था उसको मिटिगेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए इसको इम्प्लीमेंट किया गया, ताकि उनके पहचानकर्ताओं के जो डिटेल है दोनों पार्टियों के, उनको सुरक्षित हो सके। इट इज़ यूज टू क्रिएट ए ग्लोबल रेफरेंस डाटा सिस्टम दैट यूनिकली आइडेंटिफाइड every legal entity in any jurisdiction that is party to a financial transaction। तो सभी जो ट्रांजेक्शन्स हैं एक थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर सारे ट्रांजेक्शन्स को जो है वो आइडेंटिफाई करता है लीगल एंटिटी को फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में। आगे देखते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की जो ये जानकारी है, ये LEI कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं। सो इट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम एनी ऑफ द लोकल ऑपरेटिंग यूनिट accredited by the Global Legal Entity Identifier Foundation, the body tasked to support the implementation and use of LEI। अगर भारत की बात करें तो LEI जो है कोई भी लीगल एंटिटी या एंटिटी जो है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर प्राप्त कर सकता है, वो कर सकता है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इंडिया लिमिटेड LEIL जिसको बोलते हैं, और उसका वेबसाइट दिया गया है www.ccILINDIA-lei.co.in, जो भारतीय रिजर्व बैंक ने इसे रिकॉग्नाइज किया है। किस लिए रिकॉग्नाइज किया है? ताकि जो एंटिटीज हैं वो LEI नंबर यहाँ से इशू कर पाए। इन इंडिया LEI कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम LEIL, full form is Legal Entity Identifier India Limited, from the website https://www.ccILINDIA-lei.co.in, which is also recognized as an issuer of LEI by the Reserve Bank of India। तो इनमें से सवाल ये बनता है, पहले तो LEI का फुल फॉर्म सवाल बनता है, फिर ये कौन जारी करता है? LEIL जारी करता है, वेबसाइट का एड्रेस यही है, और इसको जो है रिकॉग्नाइज या इसको जो अथॉरिटी देता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देता है। और ये जो ऊपर वाली लाइन लिखी है ये उस देश के लिए जो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर को अप्रूवल देगा, वो वहाँ का लोकल बॉडी इसको परमिशन देता है। ग्लोबल लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फाउंडेशन है जो उनको परमिशन देता है, और इंडिया में इसको परमिशन मिला रिजर्व बैंक ने परमिशन दिया है LEIL को। अब देखते हैं कि ये लीगल जो एंटिटी आइडेंटिफायर कोड है ये इफेक्टिव कब से हुआ। अप्रैल 1 2021 से चरणबद्ध तरीके से इसे स्टार्ट किया गया, चरणबद्ध तरीके से, लेकिन 1 अक्टूबर 2022 से इसको पूरी तरह से मैंडेटरी कर दिया गया। तो ज़्यादातर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो 1 अक्टूबर 2022 से इसको मैंडेटरी कर दिया गया कि 50 करोड़ या उससे ऊपर के अगर RTGS NEFT अगर कोई ट्रांसफ़र भेजता है वर्ल्ड वाइड तो उनको LEI नंबर मैंडेटरी है, और उनके RTGS NEFT में ये LEI नंबर को दर्ज होना बहुत ज़रूरी है। सो द फ्रॉम अप्रैल 1 2021 RBI has mandated to mention legal entity identifier number and expiry for all initiating or receiving transaction of value rupees 50 crore and above for entities non-individual using real-time gross settlement and national electronic fund transfer services। तो RTGS NEFT के माध्यम से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अगर 50 करोड़ उससे ऊपर हैं तो उनको इसकी शुरुआत की गई थी अप्रैल 2021 से चरणबद्ध तरीके से, और अक्टूबर 2022 से इसको मैंडेटरी कर दिया गया कि 50 करोड़ और उसके ऊपर के अगर सिंगल ट्रांजैक्शंस किए जा रहे हैं नॉन इंडिविजुअल में या एंटिटी में तो वहाँ पर LEI नंबर मैंडेटरी है। ऑल सिंगल पेमेंट ट्रांजेक्शन ऑफ रुपीज 50 करोड़ एंड एबव
undertaken by the entities non-individual should include remitter and beneficiary LEI information। 50 करोड़ और उसके ऊपर के जो भी RTGS NEFT वर्ल्ड वाइड जो ट्रांजेक्शन्स होंगे उनमें LEI जो है रेमिटर और बेनिफिशरी दोनों जो है होने चाहिए, इंक्लूड होने चाहिए। भेजने वाला और पाने वाला दोनों का LEI नंबर होना चाहिए, तभी RTGS NEFT 50 करोड़ से ऊपर का कर पाएगा। यहाँ पर एक बात और कही गई है कि दिस इज एप्लीकेबल टू ट्रांजेक्शन अंडरटेकन थ्रू द NEFT RTGS पेमेंट सिस्टम, जो कि पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के तहत तो उसको रेगुलेट किया जाता है। ये जो ट्रांजेक्शन है इनमें LEI ज़रूरत होगी जो NEFT और RTGS के तहत की जाती है। इन केसेस ऑफ RTGS बोथ कस्टमर पेमेंट एंड इंटरबैंक ट्रांजेक्शन मीटिंग द अबव क्राइटेरियन शुड इंक्लूड LEI इंफॉर्मेशन, जो मैंने बता चुका कि पाने वाले और जो भेजने वाले दोनों का LEI नंबर चाहिए। अब आते हैं, क्या LEI नंबर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री के जो डिपार्टमेंट हैं उनको ज़रूरत पड़ता है क्या? इज LEI रिक्वायर्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट आर डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री देयर अंडर? मतलब जो भी मिनिस्ट्री होगा, मिनिस्ट्री के जो ट्रांजेक्शन्स होंगे, है ना राहुल जी, राहुल अग्रहरी जी आए हैं। मिनिस्ट्री के जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो कितने बड़े बड़े ट्रांजेक्शन होते हैं, जो बेनिफिट 100 करोड़ के ट्रांजेक्शन कर देंगे वो 50 करोड़ के ट्रांजेक्शन करेंगे। तो इसीलिए क्या इनको LEI का नंबर ज़रूरत है? तो नहीं। जो भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं मिनिस्ट्री के, उनको LEI नंबर की ज़रूरत नहीं है। It is not necessary for governments and their department ministry to obtain LEI or mention LEI number for payment transaction in NEFT and RTGS। तो गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री को छूट है। दूसरा छूट जो है इंडिविजुअल को है, इंडिविजुअल को भी छूट है। केवल नॉन इंडिविजुअल या जो एंटिटी कहते हैं, कंपनी कहेंगे, फॉर्म कहेंगे, पार्टनरशिप फॉर्म कहेंगे, इनको जो है LEI नंबर ज़रूरत होता है। तो एक तो एजम्पशन हो गया, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री, इनको एजम्पशन है। However, the corporation undertaking, including those fully owned by the government, shall need to obtain LEI। लेकिन जो कॉरपोरेशन है या अंडरटेकिंग हैं जो गवर्नमेंट से फुली ओन्ड हैं लेकिन वो अंडरटेकिंग हैं, तो फिर उनको ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री को ज़रूरत नहीं है। तीसरा कंडीशन जो है कि जो बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा गया कि थ्रेशोल्ड लिमिट किया है LEI के लिए। तो थ्रेशोल्ड लिमिट जो है 50 करोड़ एंड अबव है। ऑल सिंगल पेमेंट ट्रांजेक्शन ऑफ ₹50 करोड़ एंड अबव जो है वो इसके लिए एक थ्रेशोल्ड लिमिट है। लेकिन यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर मान लीजिए पाने वाला है, उसको LEI मतलब वो गवर्नमेंट नहीं है, तो फिर वहाँ पर LEI नंबर ज़रूरत है। ये कहा गया है कि गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन्स जो होंगे उनमें गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन्स होंगे, अगर पाने वाला गवर्नमेंट नहीं है तो उसको ज़रूरत होगा। लेकिन अगर कॉरपोरेशन है और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है तो वहाँ पर LEI नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, रेमिटर और बेनिफिशियरी की। ये बात कही गई, लिमिट है 50 करोड़। चलिए अगला पढ़ते हैं। इज LEI रिक्वायर्ड फॉर इंडिविजुअल कस्टमर ट्रांजेक्शन? तो मैंने पहले ही बता दिया कि लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर की ज़रूरत इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन्स कस्टमर में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। No, LEI is not required for customer transaction where both remitter and beneficiary are individual। लेकिन अगर उनमें से कोई एक जो है वो एंटिटी होगा, मतलब इंडिविजुअल नहीं होगा, तो उसको ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जो इंडिविजुअल कस्टमर होगा उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फॉर ट्रांजेक्शन वेयर आइदर आर बोथ पार्टी आर नॉन इंडिविजुअल देन LEI विल बी रिक्वायर्ड। मान लीजिए भेजने वाला जो है इंडिविजुअल है, पाने वाला जो है इंडिविजुअल नहीं है, तो वहाँ पर LEI की ज़रूरत पड़ेगी। किसको? पाने वाले को। इंडिविजुअल को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बात जो है आपको इन दोनों में से अगर कोई नॉन इंडिविजुअल हुआ तो LEI ज़रूरत पड़ेगी। अब आता है एक नया कॉन्सेप्ट। अभी तो आपने देखा कि 50 करोड़ से ये सिंगल ट्रांजेक्शन या उससे ऊपर के अगर ट्रांजेक्शन्स होते हैं RTGS NEFT,
तो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर नंबर मैंडेटरी है, लेना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर एक नया इंट्रोड्यूस किया गया कि अगर कोई बोरोवर है और वो नॉन इंडिविजुअल बोरोवर है, नॉन इंडिविजुअल बोरोवर के केस में अगर उसका एक्सपोजर 5 करोड़ और उससे ऊपर है तो उसको भी एलईआई लेना मैंडेटरी है, ये कहा गया है। इसके लिए समय दिया गया है चरणबद्ध तरीके से। एक तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के तहत अगर 50 करोड़ या 50 करोड़ से ऊपर के आरटीजीएस एनईएफटी सिंगल ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो एलईआई नंबर ज़रूरत है, केवल नॉन इंडिविजुअल के लिए जो एंटिटी हैं उनको लेना है। लेकिन अगर कोई पार्टी बोरोवर जो नॉन इंडिविजुअल है और 5 करोड़ और उससे ऊपर का एक्सपोजर रखता है तो भी उसको एलईआई लेना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए टाइम दिया गया है। 5 करोड़ से ऊपर और 10 करोड़ तक के एक्सपोजर है तो उसको जो है 30 अप्रैल 2025 तक लेना है। अगर 10 करोड़ से ऊपर और 25 करोड़ तक है तो 30 अप्रैल 2024 तक लेना था, जो चला गया समय। मतलब अगर वर्तमान में देखेंगे तो अगर किसी नॉन इंडिविजुअल पार्टी का एक्सपोजर 25 करोड़ तक है तो उसका एलईआई नंबर होना चाहिए, भले ही वो ट्रांजैक्शन 50 करोड़ का करे चाहे ना करे, लेकिन एक्सपोजर उसका 25 है तो एलईआई नंबर होना चाहिए। और ये सुनिश्चित करेगा सैंक्शन करने वाला बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सुनिश्चित करेगा। और 25 करोड़ से ऊपर और 50 करोड़ से ऊपर है तो उसके लिए समय सीमा जो है, ये समय सीमा जो है 30 अप्रैल 2023 दिया था। मतलब 25 करोड़ से ऊपर का है एक्सपोजर और 50 करोड़ तक है तो उसको 30 अप्रैल 2023, और 50 करोड़ से अगर ऊपर हैं तो उनको ऑलरेडी हमने कब से किया है सुधीर जी? अक्टूबर 2022 से मैंडेटरी कर दिया। यस सर। 50 करोड़ से ऊपर के जो एक्सपोजर या ट्रांजेक्शन हैं उनको हमने अक्टूबर 2022 से कर दिया। लोन अगर है 25 करोड़ से ऊपर 50 करोड़ तक तो 30 अप्रैल 2023 तक एलईआई लेना था। और 10 करोड़ से ऊपर 25 करोड़ तक है तो उनको 30 अप्रैल 2024 तक समय दिया गया। और 5 करोड़ से ऊपर और 10 करोड़ तक है, 10 करोड़ तक के एक्सपोजर है, बोरोवर है, नॉन इंडिविजुअल बोरोवर है, तो उसको समय सीमा दी गई है 30 अप्रैल 2025 तक। तो ये जो इम्पोर्टेंट आपका स्लाइड ये वाला है। और एक जो अपने 50 करोड़ वाला है वो तो आपने देख लिया, अक्टूबर 2022 से वो इम्प्लीमेंट हो गया है। वो आरटीजीएस सिंगल ट्रांजेक्शन्स में वो पहले से मैंडेटरी था। अब एक्सपोजर के लिए ये थोड़ा टाइमलाइन आपको याद रखना पड़ेगा। अब आते हैं जो ये बोरोवर जो होंगे, जो नए बोरोवर होंगे या बोरोवर की जो लिमिट है, इसको कौन इसको ठीक करेगा, इसको देख लीजिए। जो नए बोरोवर हैं, न्यू बोरोवर entitled without a LEI code would not be eligible for facility loan advances from bank beyond the timeline specified in the above schedule। तो जो शेड्यूल दिया गया है उस शेड्यूल के अंदर अगर कोई फॉर्म है जिसको नया लोन आप सैंक्शन करने जा रहे हैं और उस सैंक्शन की लिमिट 5 करोड़ से ऊपर होती है और वो एलईआई नंबर नहीं दिया है तो उसको आप लोन सैंक्शन नहीं करेंगे। देखिए क्लियर लिख दिया। सेकंड है एग्जिस्टिंग बोरोवर एंटिटी who do not obtain LEI as per the above schedule will not be granted renewal and enhancement including ad hoc TOD fresh facility। मान लीजिए एग्जिस्टिंग बोरोवर हैं और वो 25 करोड़ के दायरे में आ रहे हैं, 10 करोड़ के दायरे में आ रहे हैं और समय उनका चला गया तो उनको एलईआई नंबर लेना ही पड़ेगा। अगर एलईआई नंबर नहीं लेंगे तो उसका रिन्यूअल नहीं होगा। रिन्यूअल नहीं होगा तो 180 दिन बाद वो एनपी हो जाएगा और फिर उसके बाद आप रिकवरी की कार्रवाई करोगे, उसका सब काम धाम बंद हो जाएगा। और ऑल प्रपोजल सबमिटेड टू द सैंक्शनिंग अथॉरिटी शैल इनवेरिएबली इनकॉर्पोरेट द एलईआई कोड अलोंग विद द वैलिडिटी। तो एलईआई जो कोड है उसके साथ ही प्रपोजल सबमिट किया जाएगा, ये जो है मेन चीज़ बताई गई है। अब एजम्पशन, जैसे कि हमने बात की एजम्पशन में, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं पब्लिक अंडरटेकिंग को छोड़ के, तो उनको जो है एजम्पशन है इसमें कि वो एलईआई नंबर नहीं लेंगे तो भी चलेगा। लेकिन अगर कोई अंडरटेकिंग है, कॉरपोरेशन है, तो उनको एलईआई नंबर लेना पड़ेगा। इंडिविजुअल के लिए एजम्पशन है, लेकिन जहाँ पर एंटिटीज़ है जिसमें इकाई है उनको वैध इकाई पहचानकर्ता लेना ही पड़ेगा। तो ये एलईआई से संबंधित जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। छोटा सा सेशन है, 15 मिनट का सेशन था, जिसमें आप जान पाए
कि एक लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर की ज़रूरत पड़ती है अगर कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन 50 करोड़ सिंगल या उससे अधिक के आरटीजीएस एनईएफटी करते हैं, तो वहाँ पर मैंडेटरी कर दिया 1 अक्टूबर 2022 से। फिर बाद में बोरोवर्स के लिए कहा गया, अगर कोई बोरोवर 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक है तो उसको एलईआई लेना मैंडेटरी है, वो है 30 अप्रैल 2025 तक। और 10 करोड़ से ऊपर और 25 करोड़ तक है तो 30 अप्रैल 2024 तक। और 25 करोड़ से ऊपर 50 करोड़ तक है तो 30 अप्रैल 2023 तक उसको लेना ही था एलईआई। अगर नहीं लेंगे तो उनका रिन्यूअल भी नहीं होगा। ये चीज़ें हैं, और आपने उसके बेसिक चीज़ भी जान गए कि एलईआई जो है हमें क्यों ज़रूरत है। वो क्यों ज़रूरत है? वित्तीय लेन देन में दोनों पक्षों की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए, वित्तीय आंकड़ों से जुड़ी प्रणालियों की गुणवत्ता और उसकी सटीकता को सुधारने के लिए, ये पूरे दुनिया भर में जो वित्तीय प्रणाली के माध्यम से ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको डाटा स्टोर किया जाता है, और उनका इस्तेमाल जो है उस सिस्टम रिपोर्टिंग सिस्टम को सुधार करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो 20 अंकों का एक नंबर होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको लीगल जो एंटिटी आइडेंटिफायर के बारे में जानकारी मिल पाई होगी, और जब भी आपसे पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में तो भी आप बता पाएंगे, और अगर इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा तो भी आप बता पाएंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। कोई सवाल हो आपका इसमें तो कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, या कोई दूसरा भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो सेशन यहीं समाप्त करेंगे। आप लोग रोज ऐसी तरह सीखते रहिए। और जो है, ये स्क्रीन पर क्या लिखा है जरा पढ़ के बताइए सुधीर जी, क्या लिखा है स्क्रीन पर? सफलता से खुशियां मिलती हैं और असफलता से अनुभव। सुखी जीवन के लिए इन दोनों का महत्व है, इसलिए असफल होने पर भी निराश नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया, वाह, जी कमाल सर। का पढ़ा आपने। मतलब दोनों चीजें हमारे लिए अच्छी हैं, है ना? सफलता से खुशी मिलेगी और असफलता से अनुभव। तो हमको अच्छा जीवन जीने के लिए दोनों का चाहिए, क्योंकि बैलेंस शीट के दो पार्ट होते हैं, एसेट लायबिलिटी दोनों टैली होता है। तो सफलता असफलता भी बराबर टैली होता है। हम कहीं ना कहीं जहाँ सफल होते हैं वहीं असफल भी होते रहते हैं। तो इन दोनों से सीखने की ज़रूरत है, दोनों की बैलेंसिंग जरूरी है, और इस सब में जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपने जीवन में कभी भी निराश मत होइए। कल रिजल्ट नहीं भी निकला तो निराश मत होइए, क्योंकि आपके पास एक विशाल अनुभव है कि किस तरीके से फेल हुआ मैं जान सकता हूँ, और कैसे आगे ठीक कर सकता हूँ। और बाकी ये अनुभव साझा करने के लिए मैं हूँ। मैं दोनों चीज़ की खुशियाँ मनाता हूँ, सफलता असफलता। क्योंकि ये चक्की के दो जो मतलब होता है ना, एक दिन होता है आपके पास, एक रात होता है, दोनों चीज़ें आपको चीज़ें देती हैं। आपका पहलू बदलना चाहिए। आशा करता हूँ कि आप सीखेंगे। कल हम लोग फिर ऐसे एक छोटे सेशन के माध्यम से जो जो चीज़ें छूट गई हैं या जो जो चीज़ें चेंज हुई हैं उन पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे। आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य और शानदार सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेंगे। कुछ नए साथी भी जुड़ रहे हैं, आप लोगों से निवेदन है कि कुछ नए साथियों को भी जोड़ने का प्रयास करिए। सीखने वाली हमारे इस मंच में साथ साथी बढ़ाइए, तो हम लोग एक साथ सीखेंगे। फिर धीरे धीरे मैं कुछ डिबेट सेशन भी लाऊंगा, ठीक रहेगा सुधीर जी? डिबेट सेशन क्या होता है? जैसे हम लोग टेलीविजन पे डिबेट देखते हैं ना, जी सर, बिल्कुल। क्या क्या देखते हैं, उत्तर प्रदेश में भाजपा क्यों हारी, तो है ना, यहाँ पर ये कौन जीता, क्या सरकार बनेगी, तो वैसे डिबेट लाएंगे, एक एक टॉपिक्स पे हम लोग डिबेट लाएंगे। तो मैं उसमें ना आप लोगों को पहले से कंटेंट तैयार करने के लिए बोलूँगा, आप अपना अपना पक्ष रखेंगे और फिर हम लोग उस पर चर्चा भी करेंगे। तो बहुत कुछ चीज़ें हम लोग करते रहेंगे। हमारे कुछ नए साथी जुड़े हैं, ऋचा जी, आप को अच्छा लग रहा है सेशन जुड़े हैं, आपका स्वागत है। और कुछ नए साथी जुड़े हैं, रवि जी, आपको अच्छा लग रहा है? अभी हम लोग कुछ बैंकों के इंटरनल पॉलिसीज भी शुरू करेंगे, तो मैं अभी कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ। और इन मीन वाइल हम डेली बैंकिंग पे एक छोटा छोटा सेशन भी करेंगे। जयदीप जी कुछ बोलना चाहते हैं, जयदीप जी बताइए। यस सर, अगर पैक्स है और पैक्स को हमने क्यूम्युलेटिव 5 करोड़ से ज्यादा दिया हुआ है हाँ तो वो एलईआई नंबर लेना आवश्यक है। हाँ, पैक्स में ये कहा गया है कि चूंकि वो एंटिटी है तो वहाँ पर एलईआई नंबर जरूरी है। लेकिन कुछ बैंकों में उनके जो क्रेडिट पॉलिसी में उनमें एजम्पशन दिया हुआ है। तो आप बैंक, आरबीआई तो कहता है इनको लेना है, लेकिन फिर भी बोर्ड ने एजम्पशन दिया है, तो आप अपना क्रेडिट पॉलिसी भी एक बार देख लीजिएगा। क्योंकि जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक हैं उनमें तो ये इन्होंने पालन कर लिया।
और आप एक बार क्रेडिट पॉलिसी में देख लीजिएगा, उसमें LEI के बारे में क्या आपके बोर्ड ने अप्रूवल दिया है। ओके सर, ठीक है जयदीप जी। थैंक ओके। यू सर। ओके, बाकी ना कल पैक्स के बारे में एक सेशन होगा, कल नहीं कल कल फ्राइडे है ना, सैटरडे सैटरडे होगा पैक्स के बारे में एक कंप्लीट सेशन है, जिसमें हम लोग प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होते हैं ना, जो क्रेडिट सोसाइटी होते हैं, उनके बारे में डिटेल सेशन है। उसमें लिंकेज कैसे करना है, मेंबर कैसे बनाना है, उनको लोन किस तरीके से करना है, उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, वो क्या क्या काम कर सकता है, बैंक के लिए क्या क्या फ़ायदे दे सकता है, ये सारी चीज़ों पे एक सेशन है। तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा उसमें पैक्स का। और अभी चूंकि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है, उन्होंने कई NGOs को उसके लिए काम भी दिया है, ताकि वो नर्सरी बनाएं, नर्सरी में जैसे पौधा बनाते हैं छोटे छोटे, वैसे वो पैक्स बना दें और बैंक को हैंड ओवर कर दें। तो एक डिटेल सेशन हम लोग उसमें करेंगे जो आपको बेनिफिट होगा। चलिए, आप सभी के अच्छे भविष्य, शानदार सफलता और बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते आपसे विदा लेते हैं। फिर मुलाकात करेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।